हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। आज हम चर्चा करने वाले हैं फिर से प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज पर, जो कि किससे संबंधित होगी? राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी खंड से संबंधित होगी। यानी पॉलिटी विषय के कुछ खास प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में क्या व्यवस्था की गई है जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है, कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से संशोधन है जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्नों को, जो कि पॉलिटी से संबंधित है। प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं। गणतांत्रिक व्यवस्था, संसद की संप्रभुता, मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। भारतीय संसदीय प्रणाली के संबंध में उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन सा से सही नहीं है और है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2, 3, 4 और 1, 2, 3 और 4। यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में इनमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही कथन भारतीय संसदीय प्रणाली के संबंध में सही नहीं है। इस तरह यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, केवल 2, 3 और 4। आप जानते हैं कि कैसे? देखिए, गणतांत्रिक व्यवस्था यानी भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहां पर यदि हम देश की बात करें तो राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा परोक्ष रूप से ही चुना जाता है, यानी यहां पर पहली बात सही हो जाएगी। संसद की संप्रभुता, दरअसल भारत में संसद की संप्रभुता नहीं है। भारत में सर्वोच्च रूप से संविधान को माना जाता है, यानी संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत भारत में कार्य करता है। ऐसे में हमारी दूसरी बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व, तो भारत में मंत्रियों को राज्य प्रमुख के आधिकारिक कृत्यों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में मंत्रियों के विधिक उत्तरदायित्व जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। और यदि बात करें प्रधानमंत्री के संदर्भ में, तो भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा। तो यहाँ पर यह बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री निचले सदन का ही नहीं बल्कि दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से कथन गलत हो जाएंगे? हमारे 2, 3 और 4। इस तरह हमारे ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। संविधान में फेडरेशन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। और दूसरा कथन, धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा के विपरीत इसमें धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को शामिल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। देखिए, हमने हमारे पिछले एपिसोड्स में चर्चा की है भारत की धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में। भारत धर्मनिरपेक्षता से आगे पंथ निरपेक्षता को स्वीकार करता है, यानी हम धर्मों के भी अंदर छोटे छोटे पंथों को लेकर चलने वाले देश हैं। ऐसे में यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा के विपरीत इसमें हमने सकारात्मक धारणा को अपनाया है। अब यदि हम पहले शब्द की बात करें, जिसमें शब्द है फेडरेशन, दरअसल भारत का संविधान सरकार की संघीय संरचना की स्थापना करता है। हालांकि संविधान में फेडरेशन शब्द के स्थान पर क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? यूनियन, है ना, यूनियन का इस्तेमाल हुआ है, यानी पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी केवल 2 कथन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है? ध्यान रखिएगा, सही है पूछा गया है। हमारे कथन पढ़ते हैं। धारा आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों के निर्माण की संस्तुति की थी। दूसरा कथन है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को सरकार ने 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया। फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई कारक को पूर्णतः नकारते हुए प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की संस्तुति की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, केवल 2 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है केवल 2, यानी ऑप्शन सी। केवल सही उत्तर क्या है इसके बारे में? कि इसका केवल दूसरा कथन ही सही है। बात करें कि कैसे। दरअसल धारा आयोग ने 1948 में पेश अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई आधार की बजाय
किस बात को प्रमुखता दी थी? प्रशासनिक सुविधा को। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की बात इन्होंने कही थी, और जबकि पहली बात इस सेंटेंस में कहीं नहीं लिखी, तो ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। और देखिए ये बात किस में लिखी हुई है, प्रशासनिक सुविधा वाली बात देखिए फजल अली आयोग वाली उसमें बात लिखी गई है, जबकि फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा को आधार बनाने की बात कही, लेकिन फिर भी इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नकार दिया था। यहाँ पर क्या लिखा है कि पुनर्गठन हेतु भाषाई को पूर्णतः नकारते हुए, लेकिन इन्होंने पूर्णतः नहीं नकारा, क्या कहा कि भाषा को आधार बनाने की बात इन्होंने कही थी राज्यों के पुनर्गठन में, लेकिन इन्होंने क्या कहा था, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नहीं मानते। यहाँ पर यह कथन भी गलत हो जाएगा। जबकि यदि हम दूसरे कथन पर की ओर गौर फरमाएं और दूसरे कथन की ओर ध्यान दें, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। यानी यह बात बिल्कुल सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, असत्य पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन क्या लिए दिए हुए हैं, 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी यह असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में बने थे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य को बनाया गया था। यहाँ पर क्या लिखा है? मणिपुर, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? असम। असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य को बनाया गया था, मणिपुर से अलग करके नहीं। जबकि नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए थे। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1966 में पंजाबी भाषी इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया, यानी पंजाब राज्य की बात करें तो 1966 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, और पूर्ववर्ती पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश नाम का संघ राज्य क्षेत्र उस समय बनाया गया था। ये हमने हमारे इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, असत्य कौन सी बात है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। कथन है, इसे संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दूसरा, इस संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में सहमति न बन पाने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से असत्य है और है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो, यानी केवल दो कथन यहाँ असत्य है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, यानी आपको पता होना चाहिए एक ऐसा विधेयक जो संविधान में संशोधन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में, यानी राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों में विशेष बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। ठीक, यानी यहां पहला कथन सही हो जाएगा, किसी संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट कमेटी क्या कर सकता है? ज्वाइंट कमेटी बुला सकता है, किंतु संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान यहाँ नहीं है। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि असत्य कथन पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल या परिवर्तित गया है? बताइए, कथन क्या है? इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किए गए। केवल कूट की बात करें तो केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 उपयुक्त सभी। देखिए
यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या बातें शामिल की गई थी और क्या बातें शामिल नहीं की गई थी। दरअसल यदि हम बात करें प्रश्न के सही जवाब की तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी उपर्युक्त सभी। यानी इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। यह बात बिल्कुल सही है। फिर बाद में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, यानी आप पूछ सकते हैं ना कि भाई 6 वर्ष क्यों नहीं है, 5 वर्ष ही है अभी भी। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। इसके द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था और इसे क्या कहा गया, मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्यों को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया था। अब यदि हम बात करें प्रस्तावना के संदर्भ में तो इसी में भारत की प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक, यह बात भी सही हो जाएगी, यह भी सही हो जाएगी और यह बात भी बिल्कुल सही है कि इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन कर केंद्र को क्या किया गया, केंद्र को किसी राज्य में कानून यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति को जोड़ा गया। यह बात बहुत बड़ी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुसूची 7 में परिवर्तन किया गया था। ठीक, यह भी बिल्कुल सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से के परे कर दिया, यानी अब इसे न्यायिक पुनर्विलोकन में शामिल नहीं किया जाएगा। और भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। कूट, उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। अब इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। यदि बात करें हम कि आखिर क्या पहला कथन सही है, क्या प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया गया था, क्या यह 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ? तो यदि हम बात करें तो दरअसल 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329 का जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 36 यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 36 द्वारा निरसित कर दिया गया था, यानी इसे खत्म कर दिया गया था। यानी पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा इसे हटाया गया था ना, निरसित किया गया था, जबकि 39वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। पहला कथन गलत। दूसरे कथन पर गौर फरमाएं तो 99वें जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कब हुआ था, 2014 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC, है ना, क्या कहा गया उसे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया इसे और क्या कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। ठीक है, इस तरह इस यहाँ पर दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, केवल 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़िए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। दूसरा कथन है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। तीसरा कथन है, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति देना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है और है? ध्यान रखिएगा, हमारे पास कूट क्या है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों, संसदीय संप्रभुता की बात यहाँ पर मुख्य है। ठीक है, यहाँ पर
इसमें निहित है। निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है क्योंकि संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ही होती है, यानी यहाँ पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। ठीक। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है, अतः कथन 2 सही है। कैसे? संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। गतिरोध भले ही होगा लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यहाँ पर नहीं बुलाई जाती है ना, कोई भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। दूसरा कथन क्या है, वो हमारा सही, क्या लिखा है, प्रावधान नहीं। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति देने वाली बात भी सही है, यानी राष्ट्रपति ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है, ना ही संसद के पास वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है। और यह कब हुआ? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के बाद। यह बात सही है, तीसरा कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। अब आइए आप बता सकते हैं संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, चलिए इसे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू किए गए थे। इसमें समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना सुनिश्चित किया गया। पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करना तथा वन और वन्य जीवों के लिए रक्षोपाय सुनिश्चित किए गए। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है और है? ध्यान रखिएगा, कथन कौन से कथन सही है। अब सा और है का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि 4 कथन है। ऑप्शन में भी देखिए 2 एक से ज्यादा ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर क्या सही है? केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 4, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, यानी 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब है 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। दरअसल स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, यानी यहाँ पहला कथन बिल्कुल सही हो जाता है। और समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया था, यानी यहाँ पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यदि बात करें तीसरे कथन के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 48 का द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के उपाय की बात कही गई थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे सम्मिलित किया गया इसमें, है ना, यानी यहाँ पर तीसरा कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यदि हम बात करें सहकारी समितियों के संदर्भ में, तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन एवं पेशेवर प्रबंधन को अनुच्छेद 43 खा के जरिए शामिल किया गया था और यह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था, यानी यहाँ पर चौथा कथन क्या हो जाएगा? गलत। कौन सा संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को जोड़ा गया? कमेंट सेक्शन में बताइए एक बार जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है संसद की संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 370। देखिए अभी हमने इस पर ऊपर की स्लाइड्स में चर्चा भी की है और आपसे मैंने सवाल पूछा भी है। इस प्रश्न का जल्दी से कमेंट सेक्शन में सही जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो संसद के संशोधन की बात की जा रही है कि संशोधन करने की शक्ति आखिर किस अनुच्छेद में है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है, यानी इसमें प्रोसेस बताई गई है पूरी। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी में भी इसे प्रारंभ किया जा सकता है। इसकी खास बात, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। विशेष बहुमत का अर्थ क्या होगा? कुल सदस्य संख्या के आधे या उससे अधिक, यानी प्लस का साइन, कुल सदस्य संख्या के आधे या उससे अधिक तथा उपस्थित, अब उस सदन में उपस्थित
यानी जितने लोग उपस्थित हुए वो, प्लस मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या उससे अधिक सदस्यों का समर्थन इसमें चाहिए होता है। ठीक, ये हमने किसके बारे में बात की? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के संदर्भ में बात की, और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 368 में इसमें चर्चा की गई है। यह भी जरूरी है कि संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। हमने पिछले स्लाइड्स में इसके बारे में चर्चा भी की थी, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में राज्य व्यवस्था के अगले और भी प्रश्नों को लेकर, उन पर चर्चा भी करेंगे डिटेल से, उनसे संबंधित तथ्यों को जानेंगे। ये सभी आपकी चूंकि स्टैटिक के प्रश्न हैं, तो ये आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए, और खासकर यदि आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेंस से जुड़े किसी टॉपिक को जानना चाहते हैं, हो सकता है कुछ टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो दृष्टि आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप इन डेप्थ वाले सेक्शन में भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं अभी करंट बेस्ड जो कि महत्वपूर्ण है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।